सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। जब किसको बोलना होता है तब आप ऑन कर सकते हो। मैं नाम देख लेता हूँ कौन कौन बच्चा आता है मेरे पास, सब रिकॉर्ड रहता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने तीसरी क्लास आज पदार्थ विज्ञान की। फर्स्ट क्लास में अपन ने सिलेबस को समझा था, ठीक है, ये सब समझ लिया था अपन ने, तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपन ने पर्यायवाची कर लिए थे, टाइप्स कर लिए थे, आयु का संगठन कर लिया था, आयु का मान और आयुर्वेद की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, आयुर्वेद के लक्षण, प्रयोजन कर लिया था, ठीक है। अब अपनी हेडिंग थी, मैंने बोला था भाई स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण अपन करेंगे। यहाँ से 1 मिनट और है, आ जाने दो बच्चों को। 53 का टाइम दिया मैंने क्लास स्टार्ट करने का। देखो बच्चों, मैं एक बात बताऊँ आपको ना, इम्पोर्टेंट बात है। जो मैं क्लास का लिंक शेयर करता हूँ वो किसी अदर बच्चे के साथ शेयर मत किया करो, उसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे एक सेपरेटली अच्छे तरीके सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हो। अगर मुझे ऐसा पता लगता है फ्यूचर में तो आपके लिए ही कटौती होगी, मैं रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर दूंगा, फिर आपको बोल दूंगा कि टेक्निकल एरर आ गया। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का ना। और मुझे वैसे ही पता लग जाएगा, क्योंकि जब मैं चेक करूँगा किसी दिन फुर्सत में किन किन बच्चों ने शेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। अब देखो ये कोई सिलेबस का पॉइंट थोड़ी है। आप तो बोलोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो, सिलेबस में तो है ही नहीं स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। अपन ने आयुर्वेद की परिभाषा की थी ना, आयुर्वेद का प्रयोजन किया था, उसमें आया था स्वस्थ से स्वास्थ्य लक्षण मातृ से विकार प्रसन्न। तो स्वस्थ व्यक्ति क्या है वो तो जाने अपन, तभी तो स्वस्थ रखवाएंगे। किसी भी चीज़ की पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए, उस रोग को ठीक करने के लिए उसकी स्वस्थ अवस्था ठीक पढ़ना जरूरी है। अपन जब तक किसी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, जब तक कि अपन जान ही नहीं सकते कि स्वस्थ क्या है। एक पैरामीटर भी तो फिक्स होना चाहिए कि भाई ये पैरामीटर लेके आ जाओ, आप व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो वो पैरामीटर अपन को स्टडी करने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, और सब व्यक्ति को आना चाहिए, सब स्टूडेंटों को आना चाहिए जो आयुर्वेदा में एडमिशन लिया है उसको तो ये आना ही चाहिए। सम दोष है सम अग्निश्चय, सम धातु मल क्रिय, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभि ध्यते। सम दोष मतलब समान दोष। दोष कितने हैं? वात पित्त कफ, ठीक है। सम अग्निश्चय, जो अग्नि है। अब अग्नि चरकने बताइए 13 प्रकार की, ठीक है। तो उन अग्नियाँ समान हो। सम धातु, धातु कितने होते हैं? 7, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। मल क्रिया कि जो मल निष्कासन होता है, मूत्र का निष्कासन, यूरिन या स्टूल का निष्कासन जो भी है, सब मात्रा में हो, ना तो मतलब ज़्यादा ना कम। प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मन है, मतलब प्रसन्न क्या रहना चाहिए? आत्मा इंद्रिया मन, जो अपनी आत्मा मन, अपना मन प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक है। इंद्रियां अपने प्रसन्न आत्मा इंद्रिय, देखो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, इसका देखो इसमें 4 वर्ड हैं, प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मन। तो मतलब आत्मा मन और इंद्रियां, मतलब एक तरीके से प्रसन्न मन होना चाहिए। आपकी इंद्रियां अच्छी तरीके से कार्य करती रहें, आपका मन आत्मा के साथ संतुलित रूप से कार्य करे और अच्छा रहे, खुश रहे, सैड नहीं होना चाहिए। स्वस्थ इत्यादि विधते, उसी व्यक्ति को स्वस्थ बोलते हैं। समझ में आया ना? अब इसको देख, एक एक वर्ड को मैंने बता रखा डिटेल में। पहले का है समदोष, जिस व्यक्ति के त्रिविध दोष समान हो, प्राकृतिक अवस्था में स्थित हो, ये हो गया समदोष का मीनिंग। समअग्निश्चय, शरीर की 13 अग्नियाँ। अब 13 अग्नियाँ में क्या क्या है? 5 तो भूताग्नि, 7 धातु अग्नि, 1 जठराग्नि। बस अब इतना याद कर लो कि 13 अग्नियाँ, क्योंकि इसका एक चैप्टर ही है पूरा फिजियोलॉजी में। अग्नि के नाम से पूरा टॉपिक है, वहाँ पे बताया कि 13 प्रकार की अग्नि होती है, उनमें से 5 भूताग्नि। 5 भूताग्नि का मतलब 5 महाभूत होते हैं ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उन 5 महाभूतों की एक एक अग्नि। 7 धातु, धातु कितने होते हैं? 7, तो 7 ही अग्नि। रस अग्नि, रक्त अग्नि, रस रक्त मांस अग्नि, मेधाग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जाग्नि, शुक्र अग्नि, वह एक जठराग्नि। जठराग्नि सबसे प्रबल है, मैन है, ठीक है। उचित रूप से आहार का पाक, आहार यानी भोजन। आप पूछोगे, मुझे पता है ग्रुप में पूछोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आहार यानी भोजन होता है जो अपन खाते हैं, उसका पाक करती हो। तो दोनों मीनिंग समझ में आ गया, समदोष का मीनिंग आ गया, समअग्निश्चय का।
सम धातु, अब धातु कितनी है? 7। रस रक्त आदि, तब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सातों धातुओं का उत्तरोत्तर क्रम में वृद्धि प्रक्रिया करती हुई सम हो। कहने का मतलब है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। आप फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड चैप्टर है फिजियोलॉजी का, उसमें एक श्लोक पढ़ोगे, मतलब जो धातुओं का निर्माण होता है कि भाई रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से मेद का निर्माण होता है, मेद से मज्जा का निर्माण होता है, मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। तो सातों धातुएं उत्तरोत्तर क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में वृद्धि प्रक्रिया, वृद्धि प्रक्रिया का मतलब है कि वो बनते रहें, ऐसे नहीं कि किसी धातु का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। अब मांस नहीं बनेगा तो व्यक्ति सूख जाएगा, ठीक है। शुक्र अगर नहीं बनेगा तो आदमी में मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, या फिर वो पुत्र या फिर उसमें सेक्सुअल पावर डिजीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो मतलब कोई ना कोई धातु विकर, और रक्त नहीं बना तो व्यक्ति की, मतलब अब रक्त कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है, तो एक निश्चित क्रम में उसका बनना जरूरी है, तो बनता रहे। तो ये सम धातु का मीनिंग है। सम यानी समान, नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल वैल्यू है। मैं बोलूँ कि एक मिनट में व्यक्ति कितने बार श्वसन लेता है, कोई बताओ, आंसर दो मेरे को, कि नॉर्मल वैल्यू क्या है श्वसन दर की? श्वसन दर की 12 से 16। हाँ, 12 सर से 12 से 16। 16। अब कोई व्यक्ति मान लो कि 25 से 30 बार ले रहा है, तो रोग की व्यवस्था होगी ना भाई, बार बार ऐसे तेज तेज सांस ले रहा है तो होगी नहीं रोग की अवस्था। तो मतलब नॉर्मल वैल्यू, जो इनकी नॉर्मल वैल्यू है, आप सीख जाओगे। फर्स्ट ईयर में यही काम है। अब एक ही क्लास में इस टॉपिक पे अपन, अब मैं चाहूँ तो पूरी क्लास ख़त्म कर दूँ, क्योंकि रस का एक अलग चैप्टर है पूरा फिजियोलॉजी में, रक्त का एक अलग चैप्टर है पूरा, मास का एक अलग चैप्टर है पूरा, है कि नहीं चैप्टर? सेकंड ईयर में और सेकंड फिजियोलॉजी में है कि नहीं चैप्टर? आपने सिलेबस देखा होगा, पूरे चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर हैं पूरे। तो जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में जितना बताना है उतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि अब मैं रस को यहाँ बताने लग जाऊँ, रस को कैसे बढ़ता है, रस कैसे घटता है, उसकी कैसे निर्माण होता है, ठीक है, उसमें रक्तसार पुरुष के लक्षण क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके कार्य क्या, अगर बढ़ गया तो क्या करना चाहिए, घट गया तो क्या करना चाहिए, पूरा चैप्टर है। वो फिजियोलॉजी का चैप्टर है, तो यहाँ थोड़ी पढ़ेंगे अपन। इतना समझो कि हाँ भाई 7 धातु होते हैं, इतना वो समान मात्रा में बनते रहें। मलय क्रिया, मलय क्रिया को क्या बोलेंगे अपन? कि भाई शरीर में अनिष्ट पदार्थ मतलब जो नुकसान करते हैं, जैसे कि पसीना हो गया, मूत्र हो गया, स्टूल हो गया, का निष्कासन उचित प्रमाण में होता है। उचित प्रमाण का मतलब यह है कि दिन में जितना यूरिन उत्सर्जन होना है उतना होता रहे, जितना स्टूल उत्सर्जित होना है होता रहे, ना तो ज़्यादा ना कम। अगर कम होगा तो बॉडी में संचय होगा, ज़्यादा होगा तो बॉडी का ह्रास होगा। अब डायरिया होता है, डिसेंट्री होता है, उसमें मल का अति मात्रा में निष्कासन होता है, तो व्यक्ति में कमजोरी आती है कि नहीं आती, डिहाइड्रेशन होता है कि नहीं होता है। तो शरीर में अनिष्ट पदार्थ निष्कासन उचित मात्रा, मतलब मलय क्रिया मतलब सामान्य रहे, अर्थात मल क्रिया में विषमता न हो। विषमता का मतलब है ना ज़्यादा हो ना कम हो, मतलब नॉर्मल रहे। कहने का मतलब है कि इन चारों को नॉर्मल रहना। इन चारों का मीनिंग 4 लाइन बता दिया। अब है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है स्वस्थ इत्यादि भीतते। इन समस्त शारीरिक, मतलब ये शारीरिक शरीर की संबंधित बात थी पूरी। इन समस्त शारीरिक सम क्रियाओं के साथ ही भाई शरीर तो सही ढंग से काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही इंद्रियां, मन भी प्रसन्न हो, मतलब अपनी इंद्रियां और मन प्रसन्न रहे, अर्थात इंद्रियां अपने अपने विषय को उचित रूप में ग्रहण करती हैं। इंद्रियां अपने अपने विषय, अब समझो इस चीज़ को अपने अपने, जैसे कि आँख का काम क्या है? देखना, तो वो देखें, ऐसे नहीं कि धुंधला दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। कान का काम है सुनना, तो मतलब सुनाई देता रहे। जीभ का काम क्या है? बोलना और रस का अनुवासन करना, कि भाई टेस्ट होता है ना, जो जीभ से ही तो पता चलता है, वो काम प्रॉपर करते रहें। तो मतलब जो इंद्रियां हैं ना, अपना अपना काम करती रहें अच्छे तरीके से। मन शांत रहे, खुश रहे, अच्छा रहे। बोलते ना आज तो मेरा मन अच्छा है, बोलते ना आज मेरा मूड ऑफ है। मूड ऑफ क्या है? मन अस्वस्थ है, आपका मन दुखी है, ठीक है। आपका मतलब बोलते ना आजकल क्रश होती है, क्रश को देख लिया तो मन खुश हो गया कि आज तो उसके दर्शन हो गए, बोलते हैं ना अपने। तो मन को खुशी होनी चाहिए, मन खुश रहना चाहिए आपका। इंद्रियां अपने अपने विषय को उचित रूप में ग्रहण करते हैं। विकार रहित मन, विकार रहित मन का मीनिंग है कि गलत विचार नहीं आने चाहिए आपके मन में, कि मैं चोरी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। बिल्कुल गलत मन विचार नहीं आने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ है। हमेशा अच्छा होना चाहिए कि मुझे उठना है, पढ़ना है,
ये काम करना है मुझे, मेरे फैमिली की जो देश के प्रति कर्तव्य वो करना है, अपने को पैसा कमाना, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, एक तरीके से एक हितकारी भावना, मतलब अच्छे विचार। विकार रहित मन इंद्रियों से प्राप्त विषय को आत्मा तक पहुंचाता रहे। मतलब देखो, ये एक बहुत बड़ी फिजियोलॉजी है। आँखों ने देखा, समझो, आँखों ने देखा किसकी सहायता से? मन की सहायता से। अपन क्लास में बैठे रहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपन क्लास में बैठे रहते हैं, अपने सामने बोर्ड है, टीचर अपन को दिख रहा है, टीचर बैठा, लेकिन अपना मन कहीं और है। अपन कहीं मूवी में खो गए, जैसे कि मूवी की याद आ गई, जैसे कोई अपन ने मूवी देखी उसके बारे में सोचने लग गए, या फिर कोई घर वालों की बात याद आ गई, तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो अपन को दिखेगा नहीं, क्योंकि अपन खो गए, क्योंकि मन कहीं दूसरी जगह है आपका। तो अगर आँखें ने देखा और मन उस समय विकार रहित है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा, उस आँखों से कनेक्टेड है, तो आपको दिखेगा। फिर कहाँ पे जाएगी वो संवेद? आत्मा के पास। आत्मा उसका विश्लेषण करेगी, फिर आपको वो रिफ्लेक्स करेगी कि ये चीज़ ये लिख रहा है। ये अंदर की प्रोसेस है आयुर्वेद के अनुसार, ये अलग से पढ़ेंगे अपन आत्मा और मन में। विकार रहित मन इंद्रियों से प्राप्त विषय को आत्मा तक पहुंचाता है तथा आत्मा में मन द्वारा विषय ग्रहण करते हुए प्रसन्नता की अनुमति हो। कि भाई आँख ने देखा मन की सहायता से, मन ने फिर उस संदेश को पहुंचाया आत्मा के पास, और आत्मा ने उसका विश्लेषण किया और उसको अपन को समझाया कि ये लिख रहा है, ये समझाना चाह रहा है, ये बोल रहा है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो आपके कानों ने सुना, किसकी सहायता से? क्योंकि आपका ध्यान मेरी आवाज़ पे है, तो मन की सहायता से मन ने उसको तुम्हारे आत्मा के पास पहुँचाया कि सर क्या बोल रहे हैं, उसका विश्लेषण करो। और उसने विश्लेषण किया, फिर आपके मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको खुशी की अनुमति हो रही है, तो प्रसन्नता की अनुमति हो, तब उस व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन सारे शरीर के साथ आपका मन भी और आत्मा भी और इंद्रियां भी स्वस्थ होनी चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। मैं इससे आता तो इसको नहीं लिखता, ओनली यही लिख के छोड़ देता और आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं चाहता था कि आपको अगर ये श्लोक याद नहीं हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखो श्लोक का फ़ायदा, 2 लाइन है, हिंदी में कितनी सारी लाइन है, और मैं चाहता हूँ तो इसमें से कम मैं 2-3 पेज और बढ़ सकता था, क्योंकि हिंदी का कोई और नहीं है, बस श्लोक लेकिन एक है। अब इस श्लोक का आप विस्तार से कैसे भी समझ सकते हो, मतलब आप इस श्लोक पे पूरी बुक भी लिख सकते हो। जैसे कि सम दोष, अब दोषों को सम कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ लिख सकते हो आप। समाग्नि, अग्नियाँ क्या प्रकार की होती हैं, सब, मतलब आप चाहो तो इस पर पूरा ग्रंथ लिख सकते हो एक श्लोक पे। तो श्लोक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो श्लोक को आपको याद करना इंपॉर्टेंट श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा था पुरुषार्थ चतुष्ट, ठीक है, मैं बोल रहा था ना पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बार बार ये वर्ड आता है, तो मैं इसको समझा देता हूँ। इसलिए मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि भाई मैं पुरुषार्थ आपको समझाऊंगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाते हैं। मतलब मैंने हेडिंग डाली है पुरुषार्थ चतुष्ट। क्वेश्चन आएगा कि पुरुषार्थ चतुष्ट किसे कहते हैं, मतलब कितने होते हैं, तो आपको भाई 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको बोलते हैं। अब धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, ये समझ लेते हैं। जिन बच्चों ने अष्टांग की क्लास ली होगी उसमें मैंने ओनली बस हेडिंग डाली है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ का टॉपिक है, तो पदार्थ में डिटेल में पढ़ते हैं, और वहाँ पे बस समझने के लिए आपको लिख दिया था मैंने। जो बच्चे अष्टांग की क्लास में उनके लिए बोल रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे ये पदार्थ का टॉपिक इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो धर्म, अपने दैनिक जीवन में देखो इसमें लिख रहा है फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइट ईसोनिस, मतलब राइट, सही इच्छा से अपने कर्तव्य का पालन करना। राइट ईसोनिस मतलब सही कर्म करना, अच्छे हितायु कर्म करना अपने दैनिक जीवन में, समाज के व्यक्तियों के साथ, परिवार व राष्ट्र में समाज के व्यक्तियों का जो कर्तव्य है पूरा करना ही धर्म है। देखो सिंपल सी बात है, जो आपका धर्म है क्या है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो काम है आपका, मतलब निष्ठा बिल्कुल। अब परिवार के प्रति आपका क्या काम है, बड़ों का सम्मान करना, घर के काम करना, ठीक है, अपनी स्टडी करना, जो भी काम है आप करते रहो, मतलब दैनिक जीवन में। अब दैनिक जीवन का डेली, समाज के व्यक्तियों के साथ, परिवार व राष्ट्र में समाज के व्यक्तियों का जो कर्तव्य है पूरा करना ही धर्म है। सिंपल सी बात है कि अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के लिए जो कर्तव्य है वो करने चाहिए। दूसरा है अर्थ।
अर्निंग मनी इन लीगल वे, आपको पैसा कमाना है किस तरीके से, लीगल वे से, कानूनी तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से। समाज में जीवन यापन के लिए अर्थोपार्जन, मतलब अर्थोपार्जन यानी पैसा कमाना, करना भी आवश्यक है, चाहे व्यापार से हो या सर्विस से हो, चाहे आप बिजनेस करो या फिर नौकरी करो, लेकिन आपको पैसा कमाना है। आपको अगर जीवन में सर्वाइव करना है ना, तो आपको पैसा कमाना है। अब देखो, मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं अपना धर्म तो कर ही रहा हूँ परिवार के साथ दैनिक जीवन में, लेकिन मैं अब पैसा भी तो कमा रहा हूँ आपको किससे, सर्विस के माध्यम से। मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूँ, पैसे लिए ना आपसे मैंने, ठीक है। तो एक सर्विस है एक तरीके से, क्योंकि मैं इस पुरुषार्थ की तरफ चल रहा हूँ, धर्म में कर ही रहा हूँ, अर्थ में कर रहा हूँ। अब काम देखो, फुलफिलिंग और डिज़ायर, काम का अर्थ है अपनी इच्छाओं की पूर्ति, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति। अब वो चाहे वो कैसी भी इच्छाएं हो, आप पैसा कमा रहे हो किसके लिए, परिवार के लिए कमा रहे हो, खुद के लिए कमा रहे हो, उन पैसों से अपनी इच्छाएं पूरी करो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा मकान में रहो। तो काम का अर्थ है अपनी इच्छाओं की पूर्ति, चाहे वो स्त्री सुख हो, मतलब सेक्स की बात करो, चाहे वो स्वस्थ जीवन मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए जिन जिन कामनाओं की पूर्ति करनी होती है, कामनाओं की मतलब इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, चाहे आहार विहार, आहार यानी भोजन, विहार यानी कैसा रहना पसंद करोगे, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, आचार विचार, आपकी सोच, आपका अच्छे विचार, आपके परिवार में क्या सम्मान है, मतलब एक तरीके से एक हेल्दी स्टेटस, एक तरीके से हेल्दी स्टेटस, विचार संबंधी हो। तो मतलब कहने का मतलब, काम का मीनिंग क्या है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, चाहे वो स्त्री सुख हो, चाहे वो अच्छे कपड़े हो, चाहे अच्छे मकान हो, क्योंकि अपन ने पैसे कमाए, पैसे को अपन यहाँ खर्च कर रहे हैं। अब अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, तो क्या है, मोक्ष, अचीविंग साल्वेशन, मतलब मोक्ष की प्राप्त करना। जब व्यक्ति समय पर अपनी ऐषणा यानी होता है इच्छा, लिख लो, ऐषणा यानी होता है इच्छा, ऐषणाओं की प्राप्ति कर लेता है तो हेलो सर आहार विहार फिर से सर बता दीजिए, विचार ओके। विचार। आहार यानी होता है भोजन, विहार यानी होता है जो अपन रहते हैं ना, लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी, कैसे कपड़े पहनते हो, कहाँ पे घूमते हो, कौन से मौसम में रहते हो, वो सारी चीज़ें विहार। आहार तो समझ गए हो, भोजन। आचार विचार, आपका कैसे हाव भाव है, बोलते हैं ना कि देख के पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कैसा रहता है, गंदा रहता है, अच्छा रहता है, बुरा रहता है, या फिर इसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, मतलब एक हेल्दी स्टेटस, मकान अच्छा है, घर में गाड़ी है। आप पैसा कमाओगे तो आप ये कर पाओगे ना, अच्छा मकान है, अच्छी तरीके से रहता है, सुव्यवस्थित तरीके से रहता है, वो सारी चीज़ें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, अर्निंग मनी लीगल वे, फिर उससे कितनी अपनी इच्छाएं पूर्ति कर पाते हो। फिर आता है मोक्ष। अब जब व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति कर लेता है, मतलब सब कुछ उसको मिल जाता है, तो क्या करता है कि अपनी ऐषणाओं की प्राप्ति कर, ऐषणा यानी होता है इच्छा, काम की प्राप्ति कर लेता है। तो संसार की मोह माया, ये मोह माया ही तो है, ये तू मेरा, ये मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिताजी। अब उसने सारे काम कर लिए, देश के प्रति काम कर लिया, देश के परिवार के प्रति काम कर लिया, समाज के प्रति काम कर लिया, यहाँ से फ्री हो गया, पैसा कमा लिया और अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। इन तीनों कामों करने के बाद में वो व्यक्ति की अब मुझे मोक्ष चाहिए, इस जन्म मृत्यु के जो बंधन है उससे छुटकारा चाहिए, क्योंकि इसने अपने तीनों कर्तव्य पूरे कर दिए। अब इसका मतलब ये है कि तो संसार की मोह माया से विरक्त होकर, मतलब भगवान की तपस्या में, गॉड की में, हल्ला की में, मतलब जो भी है, आप तपस्या में लीन हो जाओ कि मुझे मुक्ति चाहिए। शीघ्र ही ब्रह्म, ब्रह्म यानी आत्मा में विलीन होना, यानी एक तरीके से डेड होने के बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है। तो मोक्ष का मतलब है कि मोह माया से विरक्त, तो मतलब सभी इच्छाओं को त्याग देना, उसके बाद में आपकी कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा रहेगी, भगवान को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो होता है मोक्ष, अचीविंग साले। इन चारों कर्मों को करना है व्यक्ति को, तो ये क्या कहलाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट। अब समझ में आ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अपन कर रहे हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज की। अर्थ के लिए आप स्टडी कर रहे हो, आज अपन स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अपन जैसे BMS डिग्री होगी आप हॉस्पिटल डालेंगे, कोई PG करेगा, मतलब चिकित्सा करेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, अच्छा कोई, मतलब अपने अपने क्षेत्र में पैसा कमाओगे लीगल वे से, इसीलिए तो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इसीलिए तो कोचिंग ले रहे हो, ताकि आप अच्छा मनी कमा सकते हो इन लीगल वे, फिर उस पैसे से आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। जब अपनी इच्छाएं सारी पूर्ण हो जाएंगी, सब कुछ, अपनी सारी जितनी भी इच्छा थी सब कुछ पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे मोक्ष मिल जाए। तो ये अपना जीवन का सार है, क्लियर। धर्म करो, जो अपने कर्तव्य वो करते जाओ, आप विद्यार्थी हो, आप पढ़ो,
ठीक है, आपका कर्तव्य, ठीक है। फिर अब उसको पैसा कमाओ उस चीज़ से, फिर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करो, लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति करो। ये है 4 पुरुषार्थ, हर व्यक्ति पे, चाहे वो कोई से ही समाज से हो, कोई से ही धर्म से हो, इसके लिए लागू होते हैं। इन चारों पुरुषार्थों को अग्रसर माने क्या है? क्या? अग्रसर, अग्रसर यानी आगे की, मोक्ष की ओर बढ़ना। अग्रसर यानी हिंदी के वर्ड है यार, सिंपल सी, ये तो सिंपल बातें हैं, तो नॉर्मल। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए कोई बात नहीं होता है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इस क्लास में हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरोगी होना आवश्यक है। अब यहाँ पे इन चारों पुरुषार्थों की बात क्यों हुई है, क्यों आए सिलेबस में पदार्थ विज्ञान में? अगर आपको इन चारों मतलब चारों को प्राप्त करना है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो व्यक्ति को स्वस्थ रहना मतलब निरोगी रहना आवश्यक है। इसके लिए आयुर्वेद का नियम पालन करना चाहिए। अब आयुर्वेद की बात आई गई लास्ट में कि अगर आप उनको स्वस्थ रहना है, इन चारों चीज़ों की प्राप्ति करनी है, तो व्यक्ति को स्वस्थ रहना आवश्यक है। और स्वस्थ कैसे रहोगे? आयुर्वेद में जो बताया है उनका पालन करो, उससे स्वस्थ रहोगे। तो इसलिए अपन पुरुषार्थ पढ़ रहे हैं आयुर्वेद में, पदार्थ विज्ञान में। क्लियर? तो अपने जीवन का मकसद समझ में आ गया तुमको, क्या करना है? आया कि नहीं आया? हेलो बच्चों। यस सर, आगे सर आगे सर। तो समझ में आया ना कि भाई इन चारों चीज़ों को प्राप्त करना है। करो अपना जो कर्तव्य है वो करो, पैसे कमाओ, अपनी इच्छाएं पूर्ति करो, फिर लास्ट में मोक्ष तो लेना ही है। तो ये लेकिन एक ईमानदारी से करो। अब अपन देखो कर्तव्य, अपना कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ अच्छे से, ठीक है। आपका कर्तव्य अच्छे से पढ़ो, फिर आगे जाके आप पैसे कमाओगे, फिर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करोगे। अब देखो उसमें हर तरह की इच्छाएं हैं, और इच्छाएं कैसी हैं? कानूनी तरीके से, मतलब हर चीज़ में हितायु होना चाहिए। ऐसी भी नहीं है कि आप इच्छा कर रहे हो लैम्बोर्गिनी की और आप मेहनत कर रहे हो 200 रुपये पर डे की, तो वो तृष्णा हो जाती है, मतलब लालसा हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे भी नहीं करनी कि जो आपका मन दुखी रहे। तृष्णा अपने काम के, मतलब जो अपनी इच्छाएं हैं ना, वो अपने काम के अनुसार करो। मतलब जो अपना काम का मतलब है, जो वर्क है कि मैं इस कैपेसिटी से कर सकता हूँ, इसको प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो इच्छा करो, फिर उसको पूरी करो, तो मज़ा आता है उसमें, ठीक है। अब है आयुर्वेद के अंग। ये टॉपिक अष्टांग में भी आया था एक श्लोक में, जो श्लोक वही है, काय वाल ग्रह ऊर्ध्वांग सल दृष्टा जरावरसान अष्टावंगनी तस्यायु चिकित्सा येसु संसरिता। मैंने एक ही बात बोली थी वहाँ भी और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि पहले चैप्टर में, चाहे वो एनाटॉमी का हो, चाहे फिजियोलॉजी का हो, चाहे अष्टांग हृदय का हो, चाहे पदार्थ विज्ञान का हो, सब में पहला चैप्टर सेम है, मतलब वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं। जिन बच्चों ने पदार्थ विज्ञान अष्टांग की क्लास नहीं ली, उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये टॉपिक है, यहाँ पे डिटेल में है, इसलिए यहाँ पे डिटेल में लिखा है। वहाँ पे तो मैंने ओनली क्या लिखा है, ओनली इंग्लिश लिख रखा है। और वहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला भी था कि सर आप अगर हम ये, अब तो आपने बता दिया लेकिन बाद में भूल जाएं तो क्या करेंगे? तो सब्जेक्ट के अनुसार टॉपिक होता है। मैंने अभी बताया ना कि जो 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, वो फिजियोलॉजी के टॉपिक है, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अपन उनको यहाँ पे नहीं पढ़ सकते डिटेल में। तो जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उसको वहीं पे पढ़ना अच्छा लगता है। तो आयुर्वेद के अंग, क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ो। तीनों वृत्तंत्री। अब वृत्तरी कौन है? 3 चरक, सुश्रुत, वाग्भट, संहिता। हाँ, चरक, सुश्रुत और अष्टांग। चाहे उसको अष्टांग हृदय भी आता है और अष्टांग संग्रह भी आता है, दोनों आते हैं अष्टांग में। तो यहाँ पे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संहिता 3 आती हैं। तो अष्टांग संहिता में कौन सी आती हैं? 2, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। तो इसलिए मैंने चरक, सुश्रुत, अष्टांग लिखा है। ने आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया है, मतलब तीनों ने 8 अंगों में विभाजित किया। यहाँ पे ये सर्वसम्मति से आ गए भाई, ठीक है। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब मैं इसको बोल देता हूँ एक बार। काय वाल ग्रह ऊर्ध्वांग सल दृष्टा जरावरसान अष्टावंगानी तस्यायु चिकित्सा ये सुसंसृता। ठीक है, कुछ ज़्यादा संस्कृत हो गई ना, एकदम फ्लो में हो गया है। तो कभी कभी होता है। यस सर। कोई बात नहीं है ना। यस सर। आज कोई नहीं है ना मेरे आसपास, क्योंकि मैं बिल्कुल खेत में हूँ, जहाँ पे वो होती है ना सब्जियाँ लगती हैं, जैसे कि भिंडी, गंवार, लौकी। ठीक है, गांव में हूँ मैं, बिल्कुल फिक्सन है इस समय। और जहाँ पे खेती बाड़ी होती है ना, गांव के बच्चे कितने हैं आज क्लास में? सारे सिटी के हैं शायद, है ना? नो सर।
हाँ तो नो बॉस। मैं आपको एक ग्रुप में एक फ़ोटो डालूंगा कि मैं कहाँ पे बैठ के क्लास ले रहा हूँ। आप सोचोगे कि क्या सर कहाँ पे हैं इस समय। तो काय चिकित्सा जर्नल मेडिसिन पहली है काय। काय यानी काय चिकित्सा जर्नल मेडिसिन। अब देखो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख रखी है। किसी ने कोई कमेंट किया क्या? हाँ, मैं हूँ गांव से। सुशील पटेल बोल रहा है कि हाँ चलो अच्छी बात है, कुछ एक तो निकला। काय चिकित्सा जनरल मेडिसिन का मतलब समझो। अब यहाँ पे देखो परिभाषा लिख रहा है कि मैंने पूरी, तो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। काय चिकित्सा उस तंत्र का नाम है जिसमें ज्वर मतलब फीवर, रक्त पित्त। रक्त पित्त क्या होता है? अब देखो बीमारियों के नाम आ रहे हैं, आप कन्फ्यूज रहोगे कि रक्त पित्त किसे कहते हैं। मतलब ब्लीडिंग, ईयर से ब्लीडिंग, एनस से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग, जो आती है ना नक्सीर बोलते हैं उसको, मतलब ब्लीडिंग होना। गर्मी की वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है ना, किसी के एनस से ब्लीडिंग हो रही है, किसी की नाक से ब्लीडिंग हो रही है, किसी की ईयर से ब्लीडिंग हो रही है, तो मतलब वो होता है रक्त पित्त, खून का बाहर आना शरीर से। सोस, शरीर का सूख जाना। उन्माद, पागलपन, ठीक है। अपस्मार, एपिलेप्सी। आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीख जाओगे, ठीक है। कुष्ठ, स्किन डिजीज। प्रमेह, डायबिटीज। अतिसार, डायरिया आदि शारीरिक एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया है। अब मैंने अष्टांग में थोड़ा चेंज कराया था, आपको जो क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि मानसिक रोग काय चिकित्सा के अंदर इंक्लूड है। मतलब पागलपन को भी उन्माद यानी होता है पागलपन, जो व्यक्ति साइको होते हैं ना वो होते हैं उन्माद। तो मानसिक रोगों की चिकित्सा का वर्णन काय चिकित्सा में। अब यहाँ पे ये परिभाषा वैलिड है, 100% सत्य है, ट्रुथ है और संहिता से ली गई है। तो समझ में आया ना कि वह तंत्र, वह चिकित्सा जिसमें अपन सामान्य जैसे कि बुखार है, रक्तपित्त है, उन्माद है, पागलपन, कुष्ठ, स्किन डिजीज है, डायबिटीज़ है, डिसेंट्री, डायरिया, जितनी भी बीमारियाँ छोटी मोटी सारी, कफ फफ जितनी भी, वो सब काय चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। मतलब इन सब को अपन को काय चिकित्सा के अंदर सीखेंगे। अपन इसमें MD कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से बेस है। दूसरी है बाल चिकित्सा, इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। अब पीडियाट्रिक्स के नाम से आप समझ गए होंगे कि भाई बाल चिकित्सा। कौमार वृत्त, इसका तीसरा नाम है कौमार वृत्त। कौमार वृत्त के नाम से अपनी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। जिस तंत्र में शिशु, शिशु यानी होता है बालक। क्या बोल रहे हो? कह लो वो है। हाँ। नहीं कहीं कर रहे हैं, कहीं किसके लिए मोग नहीं पता। Not audible, sir. एक मिनट में, हेलो बच्चों एक मिनट रुकना ना, कोई आया हुआ है ना। Yes, sir. मेरे को नहीं पता, वो घर जाओ वहाँ पे, वो ट्रैक्टर खड़ा होगा मकान के आगे वहाँ पे। हाँ तो मेरे को पता, मैं क्लास ले लूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ बालक में। हेलो बच्चों। जी सर। Yes, sir. Yes. मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे हूँ ना सब्जियों पे, वहाँ पे सब्जी लेने आया कोई एक, और यहाँ पे कोई नहीं है, मैंने मना कर दिया। तो कहने का मतलब है बाल। सब्जी से बन जाएगी। क्या बोल रहे हो? हाँ सब्जी दे दीजिएगा उनके घर पे बनेगी। नहीं वो घर भेज दिया मैंने, वहाँ पे मम्मी है, सिस्टर है, कोई ना कोई आ जाएगा यहाँ पे। क्या घर पे काम चल रहा है ना आज, तो वहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो माइक ऑफ कर लो बच्चों, आवाज़ आ रही है ना। बाल चिकित्सा, तो इसी का नाम है कौमार वृत्त। अब देखो जितनी भी ये बात हुई है ना बीच में, ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं माइक ऑफ करके जितनी भी बात करता हूँ रिकॉर्डिंग है। आप जो रिकॉर्डिंग देखोगे ना उसको सारी बातें पता लग जाएंगी बीच में क्या होता है। तो बाल चिकित्सा कौमार व्रत बोलते हैं। तो BMS थर्ड ईयर में कौमार व्रत के नाम से एक सब्जेक्ट है, आपको स्टडी करोगे। 2 मोटी मोटी बुक हैं, पेपर एक होगा लेकिन मोटी मोटी बुक है 2। शायद डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है। मैंने इस साल एग्ज़ाम दिया, मुझे ही पता है कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था इसका। वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब पसीना बन गया था एक पर। तो जिस तंत्र में शिशु, शिशु यानी होता है बालक, के भरण पोषण, मतलब उसको कैसे खिलाना है, कैसे पोषण करना है, कैसे बड़ा करना है, सब व्यवस्था बताइए उसमें। धात्री, धात्री क्या होती है आप जानते हो? कोई बताएगा धात्री क्या होती है? कोई बच्चा? माता। माता नहीं होती धात्री।
जो बच्चे को स्तनपान कराने। हाँ, स्तनपान कराने वाली जो रहती है ना, पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजाओं के रानी नहीं करती थी, एक धात्री रखते थे, वो बच्चे की देखभाल करती थी। पन्ना धाय सुना आपने? पन्ना धाय, राजस्थान का इतिहास आपने जानते हो तो। यस सर सुना है। हाँ, तो उसने अपने यस बच्चे सर। को बलिदान कर दिया था और अपने उस राजा के बच्चे को बचाया था ना। तो धात्री होती है जो बच्चे की देखभाल करती है, बच्चे को दूध पिलाती है। तो धात्री के दुग्ध 200 के संशोधन, यहाँ पे आएगा दुग्ध के लगाना भूल गया मैं। दुग्ध के 200 के संशोधन मतलब अगर मान लो उसमें दोष हैं, मान लो बच्चे को आप दूषित दूध पिलाएगी, अपने स्तनों का दूषित दूध पिलाएगी, मिल्क पिलाएगी, तो बच्चा बीमार हो जाएगा। तो अगर उसकी कोई बीमारी है तो उसका संशोधन मतलब उसको ठीक करना। उपाय मतलब चिकित्सा करोगे तभी तो ठीक होगा। दूषित दुग्धपान से एवं पूतना आदि ग्रह। अब देखो पूतना आया है यहाँ पे, पूतना यानी एक तरीके से इनविजिबल, मतलब जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से रोग उत्पन्न होना। अब ये ग्रह है ना, पूतना आदि ग्रह, पूतना आदि ग्रह देखो कितने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। और ये कौमार वर्त है ना, ये सब्जेक्ट है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ये ग्रहों से। पूतना ग्रह, नेगमेस ग्रह, शकुनी ग्रह, पितृ ग्रह, ये मेरे अच्छी तरीके से याद थे। और जब थर्ड ईयर में आओगे तो तब मैं शायद क्लास भी लूँ कौमार व्रत की, तब आपको अच्छे से बताऊंगा। मतलब थर्ड ईयर का थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पूतना आदि ग्रहों के प्रभाव से ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। किसमें? शिशुओं में करते हैं, बालकों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनके प्रभाव में आके बच्चा बीमार हो जाता है। अब उन बोलते हैं कि बच्चे को चांद मालाई पहनाती हैं, मतलब गाँव में देखा होगा कि काला काला धागा पहना देते हैं बच्चे को ताकि बुरी नज़र से बच सके। तो सारी चीज़ें माननी होती हैं अपन को। आयुर्वेदा में अपन किसी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अपन को धार्मिक रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली में होती हैं। मैंने खुद ने रियलाइज़ किया इस चीज़ को। अपन कभी कभी चिकित्सा करते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ देते हैं, ठीक नहीं होता। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ मंत्र चिकित्सा ही बताइए आयुर्वेद में, सिद्ध मंत्र, उससे क्या विष का नाश भी हो जाता है। अगर मंत्र बोलोगे आप तो उससे विष नहीं होगा। जैसे किसी ने बिच्छू ने डंक मार लिया, आप मंत्र बोलो, सिद्ध पुरुष के द्वारा किसी से मंत्र बोलो, वो आपको जहर बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, बॉडी से गायब हो जाएगा। तो मंत्र चिकित्सा भी बताइए। अब मंत्र चिकित्सा को सीखने के लिए आपको वैसा ही कुछ कर्म करने पड़ेंगे, अपन नहीं सीख सकते। तो सारी चीज़ें बताई हैं। तो आपको अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर यही तो इसीलिए तो महान बनते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या करना होता है, कौन सी चिकित्सा कब अपनानी है। आपकी जो डिसीजन होते हैं, जो डिसीजन लेने की पावर है, वो आपको महान बनाएगी। डॉक्टर तो सभी बनते हैं, मैं भी बनूंगा, ठीक है, आप भी बनोगे, आप सारे ही डॉक्टर बनोगे, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अब देखो मेरा इस समय पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हो सकता है मैं आगे टीचर बन जाऊँ, कोचिंग ही खोल लूँ खुद की, BMS फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। तो मैं चिकित्सा मेरी अच्छी नहीं है, आप मेरे से बढ़ के आप अच्छे चिकित्सक बन जाओ। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस वे में जाते हो। क्लियर? पूतना आदि ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्न रोग के उपशमन की विधि, उपशमन का मीनिंग होता है उनको ठीक करना, की विधि का वर्णन किया गया, उसे बाल तंत्र कहलाता है, कौमार व्रत कहलाता है, पीडियाट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? कुछ ज़्यादा तो भाषण नहीं दे दिया मैंने, नो सर। कहीं ज़्यादा मोटिवेशन हो जाए। अब देखो ग्रह तंत्र, भूत विद्या इसको बोलते हैं, डेमनोलॉजी, डीमोलॉजी, डीमंस होते हैं ना। लूसीफर किसने देखा है? सीरीज है ना लूसीफर, नेटफ्लिक्स पे। तो डीमंस होते हैं, देखा सर। हाँ, तो डीमंस होते हैं ना उसमें, तो उसी से आया डीमन से डीमोलॉजी। मैंने भी देखा है सर, एक्सीलेंट है मूवी। हाँ, तो अच्छी बात है, आपने उससे आपको समझ में आ जाएगा। डेमोलॉजी, डीमंस समझ में आ गया ना। अब डीमंस वो आती है ना साथ में, जो डीमंस होते हैं वो हेल में यातनाएं देते हैं, मतलब भूत प्रेत राक्षस, वो भी सारे वो डीमंस हैं सारे। भूत विद्या उस तंत्र का नाम है। अब देखो धीरे धीरे अपन फ्लो में आ रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको तुरंत समझ में आएगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, समाज से जुड़े रहिए, देश से जुड़े रहिए कि क्या चल रहा है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया है तो उससे पता लग रहा है कि दूसरे देश में क्या चल रहा है, क्या सत्य है। देखो हर तरह की चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको 5 से 6 चीज़ें आएंगी आपके सामने, उनमें से सत्य को पहचानना है, कौन सत्य बोल रहा है। कभी किसी की बातों में नहीं आना। डॉक्टर का मतलब क्या है, जब तक आपके सामने प्रमाण ना हो, जब तक आपके सामने जांच ना हो, अपन ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि यार मेरे घर में मेरे पापा बता रहे हैं कि इसके टाइफाइड है, मम्मी बोल रही है डेंगू है, भाई बोल रहा है मलेरिया है, आप उनकी बात थोड़ी मान लोगे। आप डॉक्टर हो, आपको डिसीजन आपको लेना कि ये क्या है, आप प्रमाणित करो उस चीज़ को, आप जांच करो, फिर आपके सामने रिजल्ट रहेगा।
तो ये हर चीज़ में अपनाना है, जो डॉक्टर का नज़रिया है ना, आपको हर जगह अपनाना है, चाहे वो अपने घर के मामले में हो, चाहे वो देश के मामले में हो, चाहे वो समाज के मामले में हो, चाहे वो धर्म के मामले में हो, क्योंकि बातें हमेशा बिखरी हुई सामने आती हैं, उनमें से सत्य क्या है आपको ढूंढना है। तो डिसीजन लेने की पावर आपके पास अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास कम से कम 10 रिक्वेस्ट आई थी क्लास के लिए कि मुझे ज्वाइन होना है, मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, एक टाइम भी तो कोई लिमिट होती है ना। तो ये होता है ग्रह तंत्र, भूत विद्या, डीमोलॉजी, मतलब डीमंस, डीमन से बना है डीमो, इसलिए मैंने लूसीफर का नाम लिया, क्योंकि लूसीफर में डीमंस का नाम बार बार आता है, तो वो जिन बच्चों ने देखा होगा उनको अच्छी तरीके से पता है। लूसीफर यानी हेल का राजा, ओके, हेल यानी नरक होता है ना। भूत विद्या उस तंत्र का नाम है जिसमें देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, ग्रह। अब आप बोलोगे देवता तो देवता हो गया, ठीक है, गॉड हो गया। देखो देवताओं की वजह से भी रोग उत्पन्न होते हैं। अपन बोलते हैं ना घर में कि देवता नाराज़ हो गए हमसे, हमारे जो इष्ट भगवान थे, भगवान जी थे, वो नाराज़ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके नियमों का पालन नहीं किया। कि बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि मैं शराब नहीं पीता, चिकन नहीं खाता, क्योंकि हमारे घर में देवताओं ने मना किया हुआ है, इनके इष्ट हैं, उनके अलाउ नहीं है, तो उनकी अगर वो नियम तोड़ते हैं उनमें रोग पैदा हो जाते हैं। तो बोलते हैं वो होते हैं मतलब देव रोग। असुर, गंधर्व, यक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, ग्रह, ये क्या होते हैं? अलग अलग तरह के उसमें कैटेगरी हैं, इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि ये गंधर्व क्या होता है, यक्ष क्या होता है, पितृ क्या होता है, पिशाच क्या होता है, नाग क्या होता है। एक तरीके से डीमंस मान लो। डीमंस मतलब बुरी आत्माएं जो व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। आदि के प्रभाव से विकृत मन वालों के लिए शांति क्रम, इनके प्रभाव से देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, इनके प्रभाव से किसी व्यक्ति का मन बेकार हो गया। मन यानी पागल हो गया। अब व्यक्ति का पागल होने के बाद में कुछ भी बोल सकता है, अपन या तो उसको पागल घोषित कर देते हैं, या तो उसको अपन, अब देखो पागल घोषित कर दिया मतलब विकृत मन, विकृत मन यानी पागल। अब या तो आपके पास आया विकृत मन वाला कोई व्यक्ति, आपके पास आया, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उसके जर्नल मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट करो कि उसको टैबलेट दो। अब टैबलेट में क्या दोगे? एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? उसको निंद्रा, नींद लाने वाली, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अफीम, कैफीन, ऐसी औषधियाँ देंगे, सेडेक्टिव, मतलब उसको नींद ज़्यादा है, व्यक्ति शांत रहे। अब नींद वाली गोली लेगा, सुबह एक गोली लेगा, उसका असर रहेगा, उसका माइंड घूमता रहेगा, सो जाएगा, शाम को फिर दोबारा गोली ले लेगा, सो जाएगा, तो व्यक्ति बोलता है कि ठीक हो गया भाई, शांत है। उसको रोग शांत समन नहीं हो रहा, वो उसको बस रोक रहा है, उसके लक्षणों को दबा रहा है। अपन जो गोलियां लेते हैं नींद की, विकृत मन जो पागल व्यक्ति दिखते हैं, वो बस दबा रहा है, उसको ठीक नहीं कर रहा। अब होते हैं आपके पास दूसरी चिकित्सा क्या? सत्वाज चिकित्सा। सत्वाज चिकित्सा क्या है कि किसकी वजह से हो रहा है? क्या ये देवताओं की वजह से है? क्या वो ये राक्षसों की वजह से? किस वजह से ऐसा कोई कर्म किया हो आपने जिससे आपका मन विचलित हो? अपन बोलते हैं कि मेरे से कुछ गलत काम हो गया, उस व्यक्ति को ही पता होता है कि मेरे से गलत काम हो गया, जिससे वो व्यक्ति परेशान रहता है, तो उससे प्रायश्चित कराते हैं या फिर कुछ ऐसा करवाते हैं अच्छा काम, जो उससे उसका मन शांत हो जाता है। मन शांत हुआ तो व्यक्ति ठीक हो गया। तो विकृत मन वालों के लिए शांति क्रम। अब शांति क्रम कैसे होगा? तप, दान करो, तपस्या करो, भगवान में मन लगाओ, भजन करो, जो भी हैं आप सीखोगे, चरक संहिता में सेकंड ईयर में सीखोगे। अभी चिकित्सा मत सीखो, अभी तो बेसिक समझो। आदि का विधान एवं रेवती, स्कंद, पूतना आदि बाल ग्रहों की शांति का उपाय। चालीस मिनट का टाइम और होने की वजह से क्लास बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। बच्चों को ऐड हो जाने दो। 40 मिनट हो जाती है तो क्लास ज्वाइन हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। 19 बच्चे आ गए, कोई बात नहीं, और आ जाने दो। ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें जूम ऐप पे। एनीवे लेकिन अच्छी आवाज़ अच्छी आ रही है, इसलिए मेरे इसको अब नेक्स्ट ईयर शायद मैं सर ग्रह चिकित्सा को क्या बोल रहे हो? सर ग्रह चिकित्सा को साइकोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं? मैंने पहले यही बताया था साइकोलॉजी, लेकिन इस पे क्या विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि बहुत से बोलते हैं कि ये अलग ही है, बहुत से बोलते हैं कि हाँ साइकोलॉजी है, क्योंकि लक्षण ऐसे आते हैं। तो मैंने एक इसका निष्कर्ष निकाला है, जो विवाद है अपन किसको माने, क्योंकि सभी अपन से तो बड़े हैं, उन्होंने बुकें लिख रखी हैं, कोई किसी ने कौन सी बुक लिख रखी है, किसी ने क्या लिख रखा है। तो अपन ने इसको यही बोला कि भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी किस तरीके से चिकित्सा करते हो।
आप उसको मेडिसिन में ले जा सकते हो, इसको आप साइकोलॉजी, आप गृह तंत्र को भी ले सकते हो, भूत विद्या में भी ले सकते हो। तो डिफेंड डॉक्टर के ऊपर है कि आप उस पेशेंट को किस नज़रिए से देखते हो। मैंने शायद पदार्थ अष्टांग में बताया था, और मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ जो बच्चे नए हैं, कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो पेशेंट आएगा कि आप उसको मेडिसिन के अंदर करोगे या फिर उसको भूत विद्या के अंदर। अब भूत विद्या के अंदर अलग तरीके से ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा कि आप उसको किस तरीके से, कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो आपको कैसा करना है। और मान लो मेडिसिन में आप बहुत देर है, कौन थे को भेज रहा बार बार? कौन बोल रहा है बच्चा? अवनी, सॉरी सर, वो म्यूट करना भूल गए। कोई तो कहने का मतलब ये डिफेंड करता है योर डिसीजन। मैं यही तो बोल रहा हूँ, डॉक्टर का काम क्या है? डिसीजन लेना, कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो, ये आपकी सक्सेस रेट डिसाइड करेगा। ठीक है, आपने सुना होगा ना, अभी चल रहा है कि याहू ने गूगल को ख़रीदने की कोशिश की 2003 में। ठीक है, तो उसने 2 बिलियन मांगे थे, याहू ने मना कर दिया। फिर दोबारा से ऑफर दिया गूगल कंपनी को कि हम आपकी गूगल कंपनी को ख़रीद रहे हैं 5 मिलियन में, तो उन्होंने मांगे 8 या 9 बिलियन डॉलर। तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। 2012 में आपने देखा फिर गूगल कितना टेक ओवर करके गूगल कितना बड़ी कंपनी बन गई। खुद बिक रही थी, लेकिन डिसीजन, अब याहू ने डिसीजन सही नहीं लिया। अगर वो 3 बिलियन और एक्स्ट्रा दे देते तो उस समय गूगल उसका होता। तो डिसीजन आपको सक्सेस बनाएगा कि डिसीजन कैसा लेते हो आप, चिकित्सा में किस तरह का डिसीजन लेते हो वो आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब ये परिभाषा है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये परिभाषा लिखनी है एग्जाम में। ओके बच्चों? यस सर। अब आप इसको साइकोलॉजी को मेडिसिन में डाल दो, क्योंकि वहाँ पे भी पागलपन का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हो रहा है। तो आप साइकेट्री वाला मतलब एक तरीके से साइको, तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इंक्लूड करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आयुर्वेदा में, उसको आपको जो आचार्यों ने बोला है ना कि चरक ने ये बोल दिया तो बोल दिया, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। आप ये कि जब उस पर अपनी राय दे सकते हो, और अपन जब चिकित्सा करें तो उसको अपने जीवन में उतार के अपनी चिकित्सा को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने, ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी बात कभी झूठी साबित नहीं हुई अभी तक झूठी साबित नहीं हुई। इतनी रिसर्च हो गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन एक भी बात बोलते ना, एक भी बात वो अभी तक झूठी साबित नहीं हुई। इनके जो बेसिक फंडामेंटल ना इतने क्लियर थे कि आज भी रिसर्च हो रही है ना, वो इनके ही सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं कि इन्होंने बोला था। तो आप समझो कि इनकी, अपन बोलते हैं ना कि सर ऐसा चरक ने बोल दिया, क्या चरक ने उस समय माइंड नहीं लगाया क्या? अपन ऐसे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या सोच के, क्या परिस्थिति थी उस समय, उसके हिसाब से बताया था। आप उस चीज़ को समझो, उसका कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बोला, आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करो। उन्होंने बोला है वो सिद्ध सही है, मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला है तो वो 100% सत्य है। इस पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई वो गलत हो सकता है, बोला सत्य है। अब आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको सिद्ध करके दिखाएं कि ये सत्य ऐसे है। समझ रहे हो चीज़ को? उन्होंने बोला कि भाई इस औषधि को लेने से ये रोग ठीक होता है। उन्होंने बताया कि जो कैमिल होता है, ऊँट होता है, या फिर ऐस मतलब गधा होता है ना, डंकी, ठीक है, उसके मूत्र से उन्माद का रोग ठीक होता है, मतलब पागलपन का रोग ठीक होता है। अब वो किस तरीके से ठीक होता है, कैसे सेवन करना है, वो आप रिसर्च करो, किस तरीके से देना है, किस तरीके से क्या करना है, कौन से कैमिल का लेना है, कौन से डंकी का यूरिन लेना है, बताया हुआ है बाकायदा। तो वो डिफेंड आपके ऊपर, आपको रिसर्च करनी है, लेकिन वो बात सत्य है, 100% सत्य है। ठीक है, ये हो गई ये बात। अब बताए ऊर्ध्वांग या सालक की चिकित्सा, नेक एंड अवो रीजन, इसको ऊर्ध्वांग भी बोलते हैं, इसको सालक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सालक के नाम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सालक भी मैंने साथ में मेंशन कर दिया। सालक के उस अंग का नाम है जिसमें जत्रु किसको बोलते हैं? क्लेविकल बोलना ना अपनी के ऊपर गला, मुख, गला यानी नेक, मुख तो आप जानते ही हो, नासा यानी नोज, कर्ण यानी ईयर, नेत्र यानी आई, आदि में होने वाली व्याधियों, मतलब अपने क्लेविकल के ऊपर जितना भी हिस्सा है पूरी अपनी बॉडी में, क्लेविकल के ऊपर जितना भी हिस्सा है, जितना भी पार्ट है, उनमें जो रोग होता है उनकी जो चिकित्सा की जाती है वो सालक में आती है। बच्चों क्लियर? अब आता है शल्य चिकित्सा, सर्जरी, जिस अंग में विभिन्न प्रकार के
जिस अंग, अंग क्यों बोला है, अपन आयुर्वेद के 8 अंग कर रहे हैं, उसमें से 5वां है शल्य। जिस अंग में विभिन्न प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, लोह, मिट्टी, अस्थि, बाल, नाखून आदि शल्यों, पू यानी पस, मवाद हो जाती है ना, दृष्ट वर्ण मतलब बुंड, घाव में होने वाले स्रावों को निकालने की विधि, इस विधि में प्रयुक्त यंत्र, शस्त्र, क्षार व अग्निक्रम का विवरण दिया गया हो, व्रण उपचार का वर्णन किया गया हो, वह शास्त्र शल्य तंत्र कहलाता है। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। जब क्वेश्चन आए शल्य चिकित्सा की परिभाषा लिखो तो आपको ये लिखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जितने भी बताए ना, तृण यानी होता है टुकड़ा, मतलब घास फूस होता है ना, काष्ठ लकड़ी, पत्थर, लोहा, मिट्टी, अस्थि, अब ये शरीर में घुस जाते हैं कहीं, जैसे तृण ये काष्ठ पत्थर आँखों में चले गए, आई में चल जाते हैं, लोहो अपनी बॉडी में आर पार हो जाता है, मिट्टी मान लो अपनी आँखों में चली गई, अस्थि, बाल, नाखून, अब इनमें कोई फ्रैक्चर हो गया, अस्थि में फ्रैक्चर हो गया, बाल किसी वजह से बाल कहीं अंदर, अपन बोलते हैं ना कि अपन कोई व्यक्ति बाल खा लेता है तो पेट में चले जाते हैं, नाखूनों में मतलब घाव पड़ गया किसी भी तरीके से, इनमें पस हो गई, दुष्ट वर्ण हो गया मतलब घाव पड़ गए, तो होने वाले स्राव, अब उसमें से विभिन्न प्रकार के सीक्रेशन होते हैं जो कंटामिनेट होते हैं, अपन बोलते हैं ना कि भाई पस निकल रही है इसमें, तो सड़ गया ये, तो स्रावों को निकालने की विधि, तो इन सब को बाहर निकालने की विधि तथा इस विधि में प्रयुक्त यंत्र, अब जो उपयोग होते हैं कि भाई कौन सा यंत्र यूज़ करना है, जितने भी मतलब औजार हैं, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जितने भी औजार होते हैं ना, उनका वर्णन एवं चिकित्सा ट्रीटमेंट। अब देखो इसमें आया है क्षार एवं अग्निक्रम। आयुर्वेद में 2 मुख्यतः चलते हैं, क्षार क्रम और अग्निक्रम। क्षार सूत्र नाम सुना होगा, पाइल्स के ऑपरेशन में यूज लेते हैं क्षार सूत्र, जिसमें उसके पाइल्स के एक धागा बांध दिया जाता है जिससे वो कट के झड़ जाता है। ये चिकित्सा आप करोगे ना सर्जरी में, मैंने भी नहीं किया अभी क्योंकि सर्जरी में पढ़ रहा हूँ और लॉकडाउन लग गया, और ऑनलाइन क्लास में आपको पता है प्रैक्टिकल नहीं होते, ओनली क्लासें होती हैं, तो ये एक्सपीरियंस लेना है उस धागे का, क्षार सूत्र का। पाइल्स का बेस्ट ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में, मतलब इसको क्षार सर्जरी बोलते हैं। अग्निक्रम का मतलब होता है, अग्निक्रम का मीनिंग होता है कि उसमें एक सलाखा होती है, लोहे की सलाखा मान लो, चांदी की सलाखा, सोने की सलाखा, अलग अलग धातुओं की सलाखा होती हैं, उनको गर्म करके जो घाव होता है ना, घाव बुंड, उसको जलाया जाता है, उससे रोग ठीक होते हैं। मतलब जलाया जाता है, व्यक्ति सचेत रहता है, बिल्कुल उसको बेहोश नहीं किया जाता और उसको जलाया जाता है। देखो गर्म करने के बाद में गैस पे, ये मैंने खुद किया है मेरे हाथों से अग्निक्रम। इसको क्या करते हैं, घाव को जलाते हैं और इसको जला के सुखाते हैं, इससे रोग ठीक होते हैं और दोबारा घाव नहीं होता। ये आप सीखोगे फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल में का विवरण दिया गया है। तो व्रण उपचार का वर्णन किया, वह शास्त्र शल्य तंत्र कहलाता है। अब देखो सिंपल सी बात ये है, सर्जरी शल्य चिकित्सा, इसकी ये परिभाषा है आयुर्वेद के अनुसार, आपको ये याद होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अभी तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो अपनी अपनी एक सब्जेक्ट है, इसकी एक सब्जेक्ट है, इसकी सब्जेक्ट है। डेमोलॉजी फिर भी कम है, 1-2 चैप्टर मिलेंगे, इसके कम मिलेगी। तो आज की क्लास काफ़ी हो गई 50 मिनट की, तो अपन कल करेंगे। एक बात बताओ बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना सबको? यस सर। कोई बहुत अच्छी। अच्छा क्लियर है ना? कोई टॉपिक ऐसे रहा तो नहीं आपका ऐसे कि नहीं क्या चल रहा है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ वर्ड के, मैं एग्जांपल देता हूँ ना, देखो मैं बताऊँ, मैं हूँ बिल्कुल गांव से, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध गांव से, और मुझे गांव में रहना ही पसंद है। फ्यूचर में मैं गांव में रहूँगा, कभी सिटी में बसने का मेरा अभी तक मेरे मन में आइडिया नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं ना, वो गाँव वाले होते हैं, क्योंकि मैंने ये आसपास यही देखा है, और वो एग्जाम्पल ऐसे होते हैं सटीक बैठते हैं। तो मैं इन चीज़ों से समझा इस आयुर्वेद को। और जो प्रकृति के पास है, मैं प्रकृति के पास हूँ जस्ट, है ना, यहाँ पे जो होते हैं ना घरेलू नुस्खे होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद छुपा होता है, उनको सीखता रहता हूँ मैं। तो मज़ा आता है गांव में प्रकृति के साथ रहने में, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। Sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।